अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस हिंदी मास्टर क्लास संज्ञा और सर्वनाम का प्रैक्टिस सेट 03। तो इसका गुरु मंत्र एकदम साफ है। इस जीत सीरीज से पूरी हिंदी जीतनी है और 37 में से 37 अंक लाने का दृढ़ प्रण लेना है। 37 में से 37, एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं कटना चाहिए। और इससे पहले कि हम व्याकरण की गहराइयों में उतरें, छात्रों के लिए कल्पना करना बहुत दिलचस्प हो सकता है। जरा सोचिए, दोनों भौं के बीच जहां तिलक लगाया जाता है ना, हाँ, उस स्थान को महसूस करना। एकदम उस स्थान को गहराई से महसूस करना और ये सोचना कि ठीक 2 महीने बाद तन पर पुलिस की वर्दी सजी है। उस सुखद एहसास को अपने भीतर महसूस करना ही सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए फिर इस नींव को ढालना शुरू करते हैं। वर्दी तक पहुंचने के लिए सबसे पहले व्याकरण की जमीन को मजबूत करना होगा और ये शुरुआत होती है संज्ञा के मास्टर मॉडल से। संज्ञा यानी कि नाउन। हाँ, हमारे पीडीएफ की स्लाइड के हिसाब से अगर लाइन बाय लाइन चलें तो परिभाषा कहती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। एकदम बुनियादी बात है ये। मतलब जैसे राम, माइक, गाजियाबाद या फिर बुढ़ापा। यहाँ तक तो बात एकदम सीधी लगती है मुझे। सीधी है, लेकिन इसके वर्गीकरण में ना एक बहुत बड़ा पेंच है जहां अक्सर लोग उलझ जाते हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, अगर हम अर्थ के आधार पर देखें तो संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक, जो अकेली चीज है। दूसरा, जातिवाचक, जो पूरी प्रजाति को दर्शाता है। तीसरा, समूहवाचक, जो एक ग्रुप है। चौथा, द्रव्यवाचक, जिसे मापा या तौला जा सके। और 5वां, भाववाचक, जो अदृश्य है। लेकिन यहाँ मास्टर क्लास का एक गुरु ज्ञान भी तो है ना? बिल्कुल है। गुरु ज्ञान ये है कि अगर परीक्षा में मुख्य रूप से पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो उत्तर केवल 3 ही होगा: व्यक्ति, जाति और भाव। अरे वाह, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब 5 और 3 का ये अंतर सीधा नंबर कटवा सकता है। बिल्कुल कटवा सकता है, ध्यान रखना जरूरी है। अच्छा, स्लाइड में व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर भी तो 3 भेद बताए गए हैं: रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। इसे देखकर मेरे दिमाग में एक एनोलॉजी आ रही है। हाँ, बताइए। अगर हम व्याकरण को एक कारखाना मान लें तो रूढ़ शब्द बिल्कुल उस कच्चे माल की तरह है जिसे और तोड़ा ही नहीं जा सकता, जैसे पानी या दूध। सही बात है। पा और नी को अलग करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं बचेगा। हाँ, और वहीं यौगिक जो है वो 2 चीजों का एक बेहतरीन मिश्रण है। जैसे विद्या और आलय को मिलाकर बना विद्यालय, दोनों के अपने अर्थ हैं। ये कारखाने वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। और इस कारखाने का जो तीसरा उत्पाद है, योगरूढ़, वो और भी रहस्यमयी है। वो कैसे काम करता है? ये यौगिक की तरह 2 शब्दों से मिलता तो है, लेकिन इसका इशारा किसी तीसरे ही विशेष अर्थ की तरफ होता है, जैसे दशानन या नीलकंठ। मतलब 10 और आनन। हाँ, शब्द साधारण हैं, लेकिन जुड़ते ही ये सीधे रावण या भगवान शिव की तरफ इशारा करते हैं। क्या बात है। तो चलिए अब इस ज्ञान को एमसीक्यू के नजरिए से कसौटी पर कसते हैं। बिल्कुल, सीक्वेंस में चलते हैं। हाँ, तो पहला सवाल, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को क्या कहते हैं? उत्तर तो सीधा है, संज्ञा। लेकिन इसमें जो गहराई दी गई है, लालच, लाभ, हानि, क्या ये भी संज्ञा है? बिल्कुल है। और यही भाववाचक संज्ञा का असली रूप दिखता है। मतलब ये भौतिक वस्तुएं तो है नहीं है। लालच या हानि को हम किसी डिब्बे में बंद करके नहीं रख सकते। ये मानवीय अनुभव है, इसीलिए व्याकरण इन्हें भाववाचक मानता है। समझ गए। अब एक और एमसीक्यू परिदृश्य पर आते हैं। अगर मैं कहूं राकेश, हिंदुस्तान, तो ये व्यक्तिवाचक हो गए क्योंकि हिंदुस्तान एक ही है। हाँ, स्पष्ट है। लेकिन अगर प्रश्न में पहाड़ शब्द आ जाए तो लोग इसे भी व्यक्तिवाचक मान लेते हैं। पर मास्टर क्लास कह रही है कि पहाड़ व्यक्तिवाचक नहीं है। ये मुझे थोड़ा समझाइए। देखिए, इसका कारण हमारे दिमाग की विजुअलाइजेशन में छिपा है। जब मैं पहाड़ कहता हूं तो क्या दिमाग में कोई एक निश्चित पहाड़ आता है? नहीं, पहाड़ तो बहुत सारे हैं। बस, पहाड़ शब्द पूरी एक भौगोलिक जाति का बोध कराता है। लेकिन अगर मैं हिमालय कहूंगा तब एक विशिष्ट स्थान उभरेगा, तब वो व्यक्तिवाचक बनेगा। ओहो, यहीं पर अक्सर गलतियां होती हैं। और यहाँ से ये चर्चा सच में बहुत रोमांचक हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि अब हम संज्ञा में संदर्भ का खेल समझने वाले हैं। हाँ, मतलब जातिवाचक और व्यक्तिवाचक के बीच की वो धुंधली लकीर, ये बिल्कुल किसी फिल्म के एक्टर की तरह है जो अलग अलग सीन में अलग अलग किरदार निभाता है। बहुत सही कहा आपने।
इसे एमसीक्यू के उदाहरणों से ही देखते हैं। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि शहर और घड़ी किस प्रकार की संज्ञा है, कोई भी झटके में कहेगा कि जातिवाचक है। हाँ, और ये सही भी है। लेकिन यहाँ गुरु ज्ञान क्या कहता है? कि अगर इसी शहर को गाजियाबाद लिख दिया जाए या घड़ी के आगे अजंता की घड़ी जोड़ दिया जाए तो वही शब्द तुरंत व्यक्तिवाचक बन जाएंगे। एकदम सही। संदर्भ ने उनकी पहचान बदल दी। अच्छा, अब जो एमसीक्यू में बोलने वाली हो ना, उसने मुझे सच में हैरान कर दिया। ऐसा क्या है उसमें? वाक्य है, पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे। अब नियमों के हिसाब से पंडित एक जाति या समूह है, तो इसे जातिवाचक होना चाहिए। लेकिन पीडीएफ के हल में उत्तर व्यक्तिवाचक है। यही तो भाषा की खूबसूरती है। वाक्य का संदर्भ देखिए। क्या हम भारत के सभी पंडितों की बात कर रहे हैं यहाँ? नहीं, यहाँ तो स्पष्ट रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात हो रही है। बस, तो अपनी मूल प्रकृति जातिवाचक होने के बावजूद इस विशेष वाक्य में ये एक विशिष्ट व्यक्ति की बात कर रहा है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक है। माइंड ब्लोइंग। मतलब शब्द वही है लेकिन वाक्य उसकी किस्मत तय कर रहा है। एक और एमसीक्यू है जो और भी गहरा है। आज भी घरों में विभीषणों की कमी नहीं है। विभीषण। अब कोई छात्र सोचेगा कि विभीषण तो रामायण का पात्र है, व्यक्ति विशेष है, तो व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन उत्तर है जातिवाचक। ये तो व्याकरण हमारे साथ माइंड गेम खेल रहा है। नहीं, ये माइंड गेम नहीं है, मानवीय मनोविज्ञान है। जब कोई व्यक्ति किसी विशेष गुण या अवगुण के लिए इतना प्रसिद्ध हो जाए कि उसका नाम ही प्रतीक बन जाए, अच्छा, तो व्याकरण उसे एक जाति मान लेता है। अच्छा, यहाँ विभीषण किसी पात्र की बात नहीं कर रहा, बल्कि घर के भेदियों की पूरी जमात की बात कर रहा है। समझ गई। एक विशिष्ट नाम यहाँ पूरी जाति का काम कर रहा है। बहुत ही अद्भुत। तो चलिए अब भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक का विश्लेषण करते हैं। हाँ, जिन्हें हम महसूस करते हैं या तोलते हैं। एक बहुत ही शानदार एमसीक्यू है पीडीएफ में, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? और विकल्प है महत्व, सौंदर्य और प्राथमिकता। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? बहुत लॉजिकल है। महत्वपूर्ण होना एक विशेषण है, लेकिन जब हम उस गुण को एक नाम दे देते हैं, महत्व, तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे सुंदर विशेषण है लेकिन सौंदर्य भाव है। बिल्कुल। और प्राथमिक से प्राथमिकता बनता है। और समूहवाचक का एक बड़ा अच्छा एमसीक्यू है। पूछा गया है कि इनमें से कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है। विकल्प है सेना, सभा, वर्ग और झरना। ये तो आसान है। झरना कोई समूह थोड़ी है, वो तो जातिवाचक है। हाँ, जबकि सेना, सभा और वर्ग तो लोगों के समूह हैं। और द्रव्यवाचक को पहचानने का तो एक सीधा नियम मास्टर क्लास में है। हाँ, जिसे मापा या तोला जा सके लेकिन गिना ना जा सके। जैसे घी, दूध, लोहा। हम ये नहीं कह सकते कि मुझे 2 दूध दे दो। बिल्कुल नहीं कह सकते। यहाँ एक मजेदार तथ्य भी है कि कोयले को भी द्रव्यवाचक माना जाता है। उसे काला सोना भी कहा जाता है। एकदम सही जानकारी है। और मुझे स्लाइड की वो विजुअल एक्टिविटी बहुत पसंद आई, जिसे पेगबोर्ड एक्टिविटी कहा गया है। वो तो सीखने का बहुत ही जबरदस्त तरीका है। हाँ, छात्रों के लिए इमेजिन करना आसान है। एक लकड़ी का बोर्ड है, पानी की रस्सी जुड़ती है द्रव्यवाचक से, कूंज जुड़ता है समूहवाचक से, जुलाई जुड़ता है व्यक्तिवाचक से और मैना जुड़ती है जातिवाचक से। और यहाँ भी गुरु ज्ञान दिया गया है कि तोता या मैना कोई विशिष्ट पक्षी का नाम नहीं है, ये पूरी प्रजाति का नाम है। एकदम सही। अब अगर हम भाषा में थोड़ा और आगे बढ़ें, जरा सोचिए अगर किसी कहानी में बार बार संज्ञा आए, राम उठा, राम ने खाना खाया, राम स्कूल गया, ये कितना उबाऊ लगता है। बहुत बोझिल हो जाती है भाषा। इसीलिए तो सर्वनाम का आविष्कार हुआ। बिल्कुल। तो अब हम प्रवेश कर रहे हैं सर्वनाम के मास्टर मॉडल में। स्लाइड के अनुसार सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। हाँ, ताकि पुनरावृत्ति दोष यानी रिपीटेशन से बचा जा सके। और इसके 6 पिलर या भेद बताए गए हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। अगर इसे एमसीक्यू फॉर्मेट में देखें तो एक सीधा सवाल है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर बड़ा दार्शनिक है, सबका नाम। क्योंकि वह शब्द राम के लिए भी आ सकता है, श्याम के लिए भी। बिल्कुल। और एक बड़ा कंफ्यूजन भी पीडीएफ में दूर किया गया है कि कुल कितने सर्वनाम हैं। हाँ, उत्तर है 11। और एक स्पष्ट चेतावनी भी है कि गुणवाचक सर्वनाम का कोई भेद नहीं होता, वो विशेषण का हिस्सा है। एकदम सही। अब सर्वनाम के प्रयोग का एक वाक्य देखते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ आप क्या है? व्याकरण की भाषा में ये मध्यम पुरुष है,
क्योंकि ये सामने खड़े श्रोता के लिए इस्तेमाल हुआ है। और एक वाक्य है जिसने सच में पूरी ताकत दिखा दी, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। इसमें कितने सर्वनाम पद हैं? जब मैंने इसे पढ़ा मुझे लगा विश्वास भी सर्वनाम है, लेकिन नहीं, उत्तर है 3, तुम्हारा, मैं और कौन। विश्वास तो भाववाचक संज्ञा है। यही छात्र धोखा खा जाते हैं। अब उस हिस्से पर आते हैं जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके 3 हिस्से होते हैं ना, प्रथम पुरुष यानी वक्ता, मध्यम पुरुष यानी श्रोता और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात हो रही हो। बिल्कुल। एमसीक्यू में अगर वाक्य आए, हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो हम प्रथम पुरुष है और मैं आप लोगों का आभारी हूं, इसमें आप निजवाचक नहीं है क्योंकि ये श्रोताओं के लिए है, तो मध्यम पुरुष हुआ। और अगर कहें वो अपने आप को सुधार रहा है, तो यहाँ व्यक्ति खुद के लिए अपने आप कह रहा है, ये निजवाचक है। अब मैं उस सवाल पर आती हूँ जिसे मास्टर क्लास में आज का सबसे खतरनाक प्रश्न कहा गया है। ओहो, वो गांधी जी वाला सवाल। हाँ, मैं खुद अटक गई थी इस पर। वाक्य है, गांधी जी महान थे, आपने देश को राह दिखाई। अब पूछा गया है कि आपने शब्द कौन सा सर्वनाम है। और ज्यादातर लोग इसे क्या मानते हैं? वही सामने वाले से बात करने का तरीका मानकर मध्यम पुरुष बोल देते हैं, लेकिन उत्तर कुंजी में जवाब अन्य पुरुष है। ऐसा कैसे? यही तो गुरु ज्ञान है। यहाँ आपने का अर्थ असल में उन्होंने है। क्या वाक्य बोलते समय गांधी जी वहां मौजूद हैं? नहीं। हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन सम्मान देने के लिए उन्होंने की जगह आपने का प्रयोग कर रहे हैं। तो व्याकरण की दृष्टि से वो अन्य पुरुष ही रहेंगे। वाह, ये सच में हिंदी भाषा की सुंदरता है कि कैसे सम्मान देने के लिए शब्द अपना रूप बदल लेते हैं। बिल्कुल। चलिए अब बचे हुए सर्वनामों की अशुद्धियों पर नजर डालते हैं। निश्चयवाचक का उदाहरण है, यह मेरी पतंग है। और यहाँ एक बहुत बारीक अंतर है। अगर वाक्य हो ये पतंग मेरी है, तो मास्टर क्लास कहती है कि अब ये सर्वनाम नहीं रहा, सार्वनामिक विशेषण बन गया। हाँ, क्योंकि जब यह या वह संज्ञा के ठीक पहले आकर विशेषता बताने लगे, तो वो विशेषण बन जाते हैं। गजब। और अनिश्चयवाचक के एमसीक्यू भी दिलचस्प है। वो कुछ खा रहा है। यहाँ मात्रा निश्चित नहीं है। यहाँ कोई और कुछ का स्पष्ट नियम है। नियम ये है कि कोई सजीव प्राणी के लिए आता है, जैसे दरवाजे पर कोई है। और कुछ निर्जीव के लिए, जैसे दाल में कुछ काला है। एकदम सही। और अशुद्धियों का एक एमसीक्यू है जो बहुत प्रैक्टिकल है। मैंने मेरे को सुधार लिया है। ओफ, ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है। क्योंकि ये व्याकरण की घोर अशुद्धि है। सही वाक्य होगा, मैंने स्वयं को सुधार लिया है। अब हम इस चर्चा के उस हिस्से में हैं जहां इन सारी कड़ियों को जोड़ा गया है। पीडीएफ में इसे द अल्टीमेट डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स कहा गया है। ये मैट्रिक्स पूरे ज्ञान का निचोड़ है। हाँ, कैसे केवल घड़ी जातिवाचक है पर अजंता की घड़ी व्यक्तिवाचक, कैसे विभीषण व्यक्ति है पर घरों के विभीषण जाति बन जाती है, और कैसे आप शब्द मध्यम, निज या अन्य पुरुष बन सकता है। ये मैट्रिक्स सच में एक ब्रह्मास्त्र है। और अब ब्रह्मास्त्र से याद आया, हमारी मिशन खाकी स्ट्रैटेजी स्लाइड में स्पष्ट निर्देश है कि 18 मार्च शाम 7 बजे एक बहुत महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट है। हाँ, पूरे 37 प्रश्न और 160 मार्क वाला रियल परीक्षा का माहौल। और चेतावनी भी दी गई है कि अगर आसान पेपर में 32 अंक ही आए तो आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। बिल्कुल, ये विषय 37 में से 37 रिजर्व करता है। और तैयारी पक्की करने के लिए होमवर्क और रिवीजन चेकलिस्ट भी दी गई है। कल का नया टॉपिक है विशेषण और विशेष्य। और रिवीजन में संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अघोष सघोष वर्ण, तलव्य स्वर और अल्पप्राण महाप्राण की पहचान करनी है। तो आज की इस पूरी लाइन बाय लाइन चर्चा के बाद समझ आता है कि व्याकरण सिर्फ रटने के नियम नहीं है, ये हमारे सोचने का, दुनिया को देखने का तरीका है। बिल्कुल, शब्दों का अर्थ इस पर निर्भर करता है कि हम दुनिया को कितने सम्मान के साथ देखते हैं। हम चाहेंगे कि सुनने वाले छात्र कमेंट में जरूर बताएं कि उन्हें आज की ये क्लास कैसी लगी। क्या वे भी शब्दों के पीछे के इस मनोविज्ञान को देख पा रहे हैं? उनके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इसी विचार के साथ जय हिंद, जय भारत।